अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है सुमित जैन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू। आजू जी, नी नी हाउ हाउ फ्रॉम कहना चाइना। भूल गई। नी हाउ फ्रॉम चाइना, नमस्ते फ्रॉम इंडिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर, इमरान खान साहब ने आपकी पिक्चर्स अपने पूरे घर में लगा दी हैं, क्योंकि आपने क्लेम किया कि उनको मोदी जी ने जो है 200 करोड़ दिलवाए और उसके बाद से खान साहब आपको ढूंढ रहे हैं, मैंने सुना है। तो लेकिन खैर देखिए चाइना वो नहीं जाएंगे जी। आजू जी, जो मैंने आपको बताया था, इट वाज बाय फीलिंग एंड नोइंग मोदी जी एंड द काइंड ऑफ बिजनेस माइंड ही हैज। वो कम खर्चे में कैसे काम करवाना है, ये मोदी जी से सीखना चाहिए। एंड जो हरकतें इमरान खान ने करी हैं, वो कोई भी आदमी पैसे लिए बिना काम कर नहीं सकता। लेकिन आपको आपको मानना पड़ेगा, जो वार उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की लगाई है, ये कोई आदमी अपने देश में जब तक पैसे ना लिए हों किसी से, वो काम कर नहीं सकता। एंड सेकेंडली, आपने एक चीज नोट किया होगा, कभी भी पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ नहीं करी कभी भी, या फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करी हो, या किसी भी चीज की तारीफ करी हो। इमरान खान को देखिए आप, वो जब भी बात करते हैं पाकिस्तान की बात करते करते, अब हिंदुस्तान को देखो, उनकी फॉरेन पॉलिसी को देखो, अब मोदी जी को देखो, अब जयशंकर को देखो। हु विल डू दैट? विच इज नॉट नहीं सर, अलाउड। अब चेंज आया है। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं है। अब चेंज आया है। अब बहुत से मीडिया के लोग जो हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं, और ऑब्वियसली अगर काम अच्छा होगा तो वो छुपाने से या गलत बात करने से, अब आजकल के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में सर, छुपाया तो नहीं जा सकता। तो नवाज शरीफ साहब के भी बड़े अच्छे टर्म्स थे, इसी वजह से तो मोदी जी आए भी थे शादी पे, और एक तरह से दोनों के अच्छे दोनों का इरादा था कि एक अच्छी चीज लेके चलेंगे आगे और टर्म्स बेहतर होंगे। वो और बात है कि बाद में जो कुछ हुआ। लेकिन शायद इमरान खान भी इसी वजह से सर, जब तक प्राइम मिनिस्टर थे तब तो कुछ नहीं कहते थे, तब तो बहुत उल्टा सुल्टा बोला उन्होंने, लेकिन बाहर जाके उन्होंने कहा चलो मोदी जी की तारीफ भी हो जाए। लेकिन सर, अगर हम मोदी जी की बात करें तो अभी आपके यहाँ नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो बनी है, और उसके ऊपर भी सर बहुत इतराज हो रहा है। कह रहे हैं कि जी जहां पर इतनी गुर्बत है, क्योंकि गुर्बत तो भारत है, हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ कई कंट्रीज में है, तो वहां पर इतना इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत थी बिल्डिंग के ऊपर? आप क्या कहेंगे सर? आलू जी, पहली बात तो ये है कि ये बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है, बोथ इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए भी। वो कैसे कि आपकी भी पार्लियामेंट बंद हो गई है, हमारी भी बंद है, पुरानी वाली। हमने नई शुरू कर ली है, बट पार्लियामेंट दोनों की तरफ से जो है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है अभी। नाउ वी आर गोइंग टू अ न्यू एरा। लोग कहते हैं कि नई चीज की जरूरत क्या है। देखिए, जब आप तरक्की करते हैं, देश तरक्की कर रहा है, हम अब फैमिली में भी देखें, जब हमारी फैमिली तरक्की करती है, हमारी इनकम्स इंक्रीज होती हैं, हम भी सोचते हैं कि एक नया घर होना चाहिए, नया फर्नीचर आना चाहिए, नई गाड़ी आनी चाहिए, नए कपड़े आने चाहिए। सो वी थिंक ऑफ समथिंग न्यू। हिंदुस्तान आज की डेट में तरक्की कर रहा है, हमारी इनकम्स इंक्रीज हो रही हैं। वी आर बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगले 2-3 साल में हम फोर्थ और थर्ड इकोनॉमी पे आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वाई नॉट हैव अ न्यू हाउस? एंड दिस पार्लियामेंट जो है, इसे हम मंदिर बोलते हैं। हिंदुस्तान के अंदर इसे मंदिर बोला जाता है, मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं। सो वी कॉल इट एज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। सो एक 70-80 साल पुरानी बिल्डिंग को हमने छोड़कर एक नए एरा में आ रहे हैं, वेयर वी आर ट्राइंग टू शो न्यू इंडिया। सो उसके लिए आपको नई बिल्डिंग, एक नया शो आपको दिखाना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट यू वी वांटेड टू शो आल्सो। पुराने वाले सिस्टम को लेकर, अगर पुराना सिस्टम इतना ही अच्छा था जो कांग्रेस के टाइम का था, तो देन जो कुछ मोदी जी ने किया है, बिकॉज ही चेंज द सिस्टम। यू अंडरस्टैंड? सो आज अगर लोग बोलते हैं कि गुर्बत है, ये नई बिल्डिंग की जरूरत नहीं थी, गुर्बत मैं ये बोल सकता हूं, गुर्बत थी। अभी गुर्बत कम हुई है और इसके ऊपर काम चल रहा है कि इसको कम किया जाए, पर उसके साथ आप डेवलपमेंट को एंड न्यूनेस को तो आप रोक नहीं सकते ना। सो ये जो है स्टेटमेंट की गुर्बत है तो हम कोई भी चीज नहीं ना करें, दैट मीन्स गुर्बत है तो हम नई सड़कें भी ना बनाएं। आज मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में जितनी स्पीड पर सड़कें बना रहे हैं, रेलवेज का काम चल रहा है, पोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो फिर उनको उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन होनी चाहिए कि भाई इतनी गरीबी के टाइम पर आप 100 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर।
सो आप कहेंगे कि यार इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर की लगाने की जरूरत नहीं थी, आप गरीबों में बांट देते। सो दिस इज नॉट अ जेन्युइन कमेंट कि भाई गुर्बत है तो नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत क्या थी। नो, इट वाज अ नीड ऑफ द आवर। वी आर एंटरिंग इनटू नेक्स्ट 25 इयर्स, जिसको हम अमृत काल का समय बोलते हैं, वेयर इंडिया एट 100 वो कैसा होगा। मोदी जी ने उसका विजन दिखाया है हिंदुस्तान को कि भाई वी वांट टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, हम एक विकसित देश, जैसे आज अमेरिका इंग्लैंड है वैसा ही देश हम इंडिया को देखना चाहते हैं जब हम 100 साल अपने आजादी के पूरे होंगे। उसके लिए आपको सिंबल्स भी वैसे चाहिए होते हैं। भी आपको पार्लियामेंट, ये हिंदुस्तान का बनाया हुआ, दिस इज बाय द पीपल, built by people of India, architect of India, for the people of India. So ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर गर्व करना चाहिए, बट क्या करें, ऑपोजिशन के लोग हैं, उनका काम ही है इस ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को। मैं हमेशा सोचता हूँ जैसे सास बहू का रिलेशनशिप होता है ना, कि बहू जितनी मर्जी अच्छी हो, जितना मर्जी अच्छा काम करे, सास को कभी उसमें से उसमें कुछ गुद दिखेगी नहीं। वो बाद में यही बोलेंगे, वो लोग पूछते भी हैं भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है बहू में, कहते हैं यार जैसे हिंदुस्तान में बोलते हैं ये ना आटा बड़ा गूंथती है जब तो हिलती बहुत है। भाई आपको कुछ ना कोई उसमें कसूर निकालना तो ही है। लेकिन सर कभी सास भी बहू थी, आपने तो देखा ही होगा टीवी सीरियल आपके बहुत चला था, खत्म ही नहीं होता था। तो वो मतलब चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। तो वो मेरे भाई यूरोप में होते हैं, वो 2 साल के बाद आए, तो 2 साल पहले आए थे तब भी मेरी मदर वही देख रही थी, 2 साल के बाद आए तब भी वही देख रही थी। तो वो कहते हैं ये खत्म नहीं हुआ अभी तक वैसे ही चल रहा है। तो सर वो कभी सास भी बहू थी, तो कभी मतलब अपोजिशन भी, तो कभी गवर्नमेंट में थी। तो हर बात को अपोजिशन के नेगेटिव लेना कोई जरूरी तो नहीं है मेरे ख्याल से। आपको नहीं लगता कि जो अगर अपोजिशन कुछ कह रही है तो चाहे पाकिस्तान की हो या हिंदुस्तान की, तो अपोजिशन के साथ मिलके काम करना चाहिए, या हर बात को उनकी रिजेक्ट करना बेहतर होता है? देखिए ऑपोजिशन का काम है अपोज, तभी तभी उसको ऑपोजिशन बोलते हैं, उसको अपोज ही करना है। मोदी जी हमेशा बोलते हैं एक चीज को कि आप अपोज करना चाहते हैं, देयर शुड बी अ रीजन फॉर इट। अननेसेसरली हर चीज को आप अपोज करें कि हमें अपोज ही करना है, धरना ही देना है, काम होने नहीं देना, दिस इज नॉट हाउ कंट्रीज कैन राइज। भाई ऑपोजिशन का काम भी ये है कि हम कैसे एक कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं। गवर्नमेंट का काम भी यही है कि कंट्री को आगे लेके जाए, और तो कोई मकसद नहीं है। भाई हमारे ये राजा राजा वाली कोई टाइम तो है नहीं कि राजा मीन्स मेरा, मैं और उसके बाद मेरी फैमिली यही राज करेंगे कंट्री के ऊपर। दिस इज अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, जो देखती है कि कंट्री को कैसे राइज कर रहे हैं, लोगों को हम कैसे गुर्बत से बाहर निकाल सकते हैं, उनको कैसे तरक्की दे सकते हैं, कैसी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज डिसहार्टनिंग जब मैं देखता हूँ कि ऑपोजिशन के लोग तरक्की के मामले में भी टांग अड़ाकर रखते हैं कि भाई किसी तरीके से इनका काम ना चले और ये गवर्नमेंट गिर जाए और हमारी गवर्नमेंट आ जाए। ये एक बदकिस्मती है, बोथ फॉर इंडिया ऑल्सो एंड फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। मैं तो ये बोलूंगा इमरान खान इतना बढ़िया काम कर रहे थे, उनको बिना बात पे हटा दिया आपने और ये दूसरी गवर्नमेंट लेकर आ गए। सो ये चलता रहता है। सर हमारे यहाँ भी आना जाना लगा रहता है, हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद फिर इमरान खान आ जाए और फिर दोबारा आप लोगों के लिए काम आसान हो जाए, जैसे कि आप कह रहे हैं। लेकिन सर मोदी जी ने 2000 का नोट भी बंद कर दिया, उससे पहले भी कुछ नोट जो थे बंद किए गए थे। तो मैं किसी को देख रही थी कि वो टिकटॉक पे या पता नहीं इंस्टाग्राम पे उन्होंने वीडियो डाली कि आखिर हम करें क्या, जमा करें, चिल्लर जमा करनी शुरू कर दें, क्योंकि मोदी जी कुछ दिन के बाद नोट बंद कर देते। तो ये आखिर इश्यू क्या है मोदी जी के साथ? और दूसरा ये कि सर इलेक्शंस आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि इलेक्शन सिर्फ हमारे यहाँ ही है, आपके यहाँ भी इलेक्शंस हैं। और अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए थे कर्नाटका और दूसरी जगह पे, तो वहां पे बीजेपी को जो है वो हारना पड़ा या शिकस्त देखनी पड़ी है। और बात है कि मोदी जी ने फिर मुबारकबाद भी दे दी थी जो पार्टी जीती थी। तो आपके ख्याल से क्या चैलेंजेस जो है इस वक्त की गवर्नमेंट को फेस करने पड़ सकते हैं इलेक्शंस में? देखिए आरजू जी, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि मोदी जी आज की डेट में मोस्ट पॉपुलर लीडर है इंडिया के, इसमें कोई शक नहीं है। शायद वर्ल्ड में किसी और वर्ल्ड लीडर की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है जितनी मोदी जी ने गैदर करी है। नाउ दिस इज नॉट बिकॉज ये कोई बहुत डायनेस्टी वाली फैमिली से नहीं आते, ये बिल्लो मुंह से निकल जाता, आप काट दीजिए इसको। जैसे बिलावल भुट्टो है, ही कम्स, या नवाज शरीफ है, या उनकी बेटी है आगे, दे कम फ्रॉम अ डायनेस्टिक फैमिलीज। लोगों की
हिस्ट्री है पिछले 30, 40, 50 सालों की एक कंट्री के साथ, तो एक पहचान है उनकी। मोदी जी ऐसी कोई भी पहचान लेकर नहीं आए, उन्होंने पहचान अपनी अपने काम से, अपनी डीलिंग से, अपने रिलेशनशिप से वो क्रिएट करी है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक मानना पड़ेगा कि इनका एक ऐसा रुतबा है वेयर पीपल लव हिम। स्टेट इलेक्शंस एंड नेशनल इलेक्शंस में बहुत फ़र्क है हिंदुस्तान में। देखिए, पाकिस्तान में मुझे मालूम नहीं कैसे होता है। इंडिया में आप देखा होगा कि कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर स्टेट इलेक्शंस एंड कैबिनेट के इलेक्शन, जो सेंट्रल इलेक्शंस हैं, वो दोनों इकट्ठे होते हैं। यू विल फाइंड कि जो सेंटर के इलेक्शंस की जो सीट्स हैं वो सारी की सारी बीजेपी ले गई, और जो स्टेट के इलेक्शंस हैं वो सारे के सारे लोकल पार्टी लेकर गई है। दैट मीन्स पीपल आर इंटेलिजेंट कि लोकल मुद्दे के लिए मुझे लोकल आदमी चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए यहाँ पर। लेकिन जो नेशनल मुद्दे हैं, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, नेशनल मुद्दा होता है नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल हम्म, डेवलपमेंट, नेशनल ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस कमिंग, ठीक है, हम्म। हमारा फॉरेन रिजर्व्स कैसे हैं, फॉरेन पॉलिसीज कैसी हैं, उसके लिए मोदी जी इज द बेस्ट चॉइस। सो मुझे लगता नहीं है कि मोदी जी को कोई इतना बड़ा चैलेंज आएगा, अनलेस कि ऑपोजिशन कोई ऐसी गंदी हरकत कर दे कि उसका कोई तोड़ ही ना निकले। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि राफेल का एक मुद्दा लेकर आ गए, निकला कुछ भी नहीं। एंड इफ इट वाज सच अ बिग इशू, जैसे ही इलेक्शंस खत्म हुए, राफेल की जो करप्शन की बात कर रहे थे, नोबडी स्पोक अबाउट इट। एक भी आर्टिकल नहीं है न्यूज़पेपर्स में। मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा मुद्दा उठाया था एनडीटीवी ने, क्योंकि उसका नाम ही है नेहरू डायनेस्टी टीवी। वो सिर्फ वही बात करेंगे जो गांधी फैमिली बोलेगी। सर अब तो खरीद लिया ना, अब तो किसी और ने, जो आप लोगों के मोदी जी के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने खरीद लिया एनडीटीवी को। देखिए, जो बिकाऊ होगा वो खरीदा जाएगा। वो बिकाऊ थे, खरीद लिए गए। एंड इट इज गुड फॉर इंडिया, बिकॉज देखिए, जब एक कंट्री राइज कर रही है, आप सिर्फ इसलिए नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं बिकॉज आपकी एफिलिएशन एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ है। दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। रिपोर्टिंग शुड बी फेयर फ्रॉम बोथ साइड्स, आइदर इट इज गुड और बैड ऑल्सो। बट आप हमेशा नेगेटिव रिपोर्टिंग करें हर एक चीज में से भी, ये आटा गूंथते हुए ये हिलती बहुत है, तो आप हिलने के ऊपर आप दिखा रहे हैं, देखिए जी ये कितना हिल रही है, बट आटा भी गूंदा जा रहा है, यू आर नॉट स्पीकिंग अबाउट इट। इट इज नॉट अ फेयर जर्नलिज्म। सो लेकिन सर शायद ये तो, सर जो लोग पॉजिटिव रिपोर्टिंग करते हैं सर, ये तो उनको भी कहा जाता है कि ये सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक जमाने में सर जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो हमारे यहाँ तो जैसे आपको पता ही है कि भाई लोग जो कहते हैं वही होता है। तो उस वक्त के जो DGISPR थे, जनरल आसिफ गफूर साहब, उन्होंने आके कहा कि जी पॉजिटिव रिपोर्टिंग कीजिए 6 मंथ्स के लिए, मतलब कुछ भी हो रहा है आप कह दी वाह 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 वाह। तो बस वो वाह वाह प्रोडक्शन जो थी, जब वो मीडिया ने वाह वाह शुरू की, तो फिर खान साहब ने जब बिल्कुल ही सब कुछ लपेट दिया। तो यही मैं कह रही हूँ कि मीडिया जो होता है उसको तो फ्री हैंड होना चाहिए ना, कि वो कोई भी बात कर सके। so who is stopping them? NDTV for the last 20-25 years was a leading news channel. और जैसे वो नैरेटिव बनाते थे, गवर्नमेंट्स को घेरने में और खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। मिनिस्टर्स तो उनके ऑफिस में बनते थे, लिस्ट वहां पे फाइनल होती थी कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, रिकमेंडेशंस वहां से जाते थे। सो दिस इज नॉट हाउ जर्नलिज्म शुड बी, बट इट वाज ऑलवेज द वन साइडेड। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 4% की हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही थी, दे वर शोइंग इट वाज ग्रेट। वो हमेशा आता था, देखिए मनमोहन सिंह के टाइम पर जीडीपी 4% पे ग्रो कर रही है, मोदी के टाइम पर वो 8.8 पे हुई। सिर्फ 8.8, ये 10 क्यों नहीं हुई? 10 भी हो सकती थी। क्योंकि यू कैनॉट हैव अ कंट्रास्ट इन योर रिपोर्टिंग लाइक दिस। सो आई ऑलवेज फील इट शुड बी नॉट टू गुड ऑलवेज। अगर बैड है कुछ भी चीज तो रिपोर्ट होनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं होनी चाहिए, बट हमेशा बैड ही हो, दिस इज नॉट फेयर ऑल्सो। तो दिस इज वेयर आई थिंक द बैलेंस हैज टू बी देयर। एंड अभी मुझे लगता है कि शायद सॉफ्टवेयर एनडीटीवी वालों का चेंज हो गया है यहाँ पर भी, एंड वो नेगेटिव भी करते हैं पॉजिटिव भी करते हैं, बट दिस इज हाउ इट हैज टू बी। लेकिन सर आपको लग रहा है कि इस बार बहुत आसानी रहेगी बीजेपी की गवर्नमेंट को कि वो दोबारा से पावर में आ सके, या इस बार जो है वो अपोजिशन भी थोड़ी और तगड़ी हो गई, थोड़ी और स्ट्रांग हो गई आपकी तरफ? हमारे यहाँ की आपने इलेक्शन की बात की सर, हम लोग तो माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि इलेक्शन से पहले ही बच्चे बच्चे को पता होता है कौन सी पार्टी आ रही है। तो सर इसलिए हमारे यहाँ तो पूछिए मत,
हमें तो मालूम था, इमरान खान के आने से पहले, इलेक्शन से भी पहले लोग कह रहे थे कि पीटीआई आ रही है, और अभी सब पीपल्स पार्टी का नाम ले रहे हैं। तो सर हमारे यहाँ तो पहले से हमें मालूम होता है सर क्या चल रहा है। तो आप बताइए सर कि क्या टफ टाइम देगी इस दफा कांग्रेस बीजेपी को? मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस टफ टाइम दे सकती है, बट यस ऑपोजिशन में काफी पार्टीज हैं, थोड़ा थोड़ा शेयर वो इंक्रीज करेंगी अपना, एंड इट इज गोइंग टू बी टफ बिकॉज ऑपोजिशन ने भी कई मुद्दे निकाले हुए हैं। रोज मीडिया के ऊपर बहुत नई नई तरह की टूल किट्स आ रही हैं, शोइंग मोदी एज नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन। लोगों के अंदर जो प्यार है, जो रिस्पेक्ट है मोदी जी की, मोदी जी के लिए, वो ऑपोजिशन उसको अटैक कर रही है। ऑपोजिशन कभी भी डेवलपमेंट की बात नहीं करती जो मोदी जी करते हैं। दे अटैक पर्सनली ऑन मोदी जी। उसका असर कहीं ना कहीं जाकर लोगों के दिमाग पे पड़ता भी है, लास्ट टाइम भी पड़ा था। एंड सेकेंडली दे ट्राई टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड ये चीजें करके वो एक पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करने की कोशिश करते हैं हमेशा ही, एंड दिस माइट इफेक्ट देम। बट ये भी मोदी जी हैं, ही नोज व्हाट इज हैपनिंग। वो भी कोई ना कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड निकालते हैं बाद में कि वो सबको चित कर देते हैं, एंड उनके साथ वो चनक्के बैठे हैं अमित शाह जी, मोटा भाई। दे आर वेरी गुड स्ट्रेटेजिस्ट, दे नो व्हाट ऑपोजिशन इज प्लेइंग। सो लेट्स सी। ऑपोजिशन की एक विकेट तो उन्होंने पहले ही गिर दी है इलेक्शन से पहले, राहुल गांधी पहले ही बाहर हो गए हैं। सो ही इज नॉट इन द फ्रेम। मुझे लगता नहीं कि इलेक्शन लड़ भी सकते हैं इस बार। एंड सो इट इज गोइंग टू बी टफ, नॉट इजी, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी इम्पॉसिबल ऑल्सो। एक होता है कि भाई जैसे इमरान खान है, अगर आज मुझे पूछे आप कि इमरान खान के अगले इलेक्शन में चांसेस क्या हैं, तो वी इट इज राइटिंग ऑन द वॉल कि ही इज ओनली वन मैन। वो एक सीट लड़ेंगे, एक सीट से शुरू किया था उन्होंने मियां वाली से, वहीं पे खत्म हो जाएगा उनका, उनकी सियासत शायद यहीं पे शुरू हुई थी, यहीं पे खत्म हो जाएगी फॉर द टाइम बिंग। इन द फ्यूचर जब इनकी जरूरत पड़ेगी, अगर लगेगा कि बिलावल भुट्टो इज आउट ऑफ कंट्रोल एंड वो हमारी बात, आर्मी की बात नहीं सुन रहा, तो हो सकता है इमरान खान का प्रोजेक्ट दोबारा से लेके आ जाए वो। सो इन इंडिया दैट राइटिंग ऑन द वॉल नहीं है कि मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे। मोदी जी ही आएंगे, इट इज रिटन ऑन द वॉल। बस ये है कि वो कितनी सीटें लेकर आएंगे, क्या वो 303 लेकर आएंगे, 303 से ज्यादा लेकर आएंगे या कम लेकर आएंगे, उसी का आंकड़े का फर्क है। बट आएंगे तो मोदी ही, दिस आई एम प्रिटी श्योर। नॉट बिकॉज लोग बोलते हैं यार अब तो मोदी भगत है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्क ही हैज डन। एंड बीइंग अ एनआरआई, हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं हम लोग, जो हम इंडिया की इमेज देखते हैं वर्ल्ड के अंदर या इंडियंस की देखते हैं, यहाँ पे इवन चाइना के अंदर इंडियंस की इतनी वैल्यू नहीं थी पहले। नॉन रिलायबल इंडियन, नॉन रिलायबल इंडियन तो लोग ये भी कहते हैं। यस, और यहाँ पर चाइनीज कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देते थे इंडियंस को, देखते थे यार गरीब कंट्री से आए हैं। और आज की डेट में आप देखिए रेड कार्पेट मिलता है इंडियंस को यहाँ पर। दे फील कि ये सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमें बचाने वाली कंट्री ये है, यहाँ से बिजनेस मिल सकता है, वी शुड हैव गुड रिलेशंस विद इंडियंस एंड विद इंडियन कंपनी। सो एक पर्सन जी नहीं नहीं सर, अगर अगर वापस मोदी जी की गवर्नमेंट आ जाती है या कोई भी गवर्नमेंट आती है, क्योंकि जाहिर है कि आपके यहाँ तो उस तरह से इलेक्शंस नहीं होते ना जैसे हमारे यहाँ होते हैं कि हमें पहले से पता होता है, तो आपके यहाँ तो लास्ट मिनट तक आप लोग काउंटिंग वाउंटिंग चल रही होती है। तो सर जो भी गवर्नमेंट आती है, बेशक मोदी जी की, आपके ख्याल से पाकिस्तान के लिए क्या पॉलिसी उनकी होनी चाहिए या वो रखेंगे? देखिए पहली बात है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, वी इलेक्ट पीपल, यू सिलेक्ट पीपल, बहुत डिफरेंस है। बट देखिए जब तक पाकिस्तान और इंडिया में डायलॉग नहीं होगा तब तक रिलेशंस ठीक नहीं हो सकते, दिस एवरीबडी नोस। और वर्ल्ड में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो डायलॉग से ही सही होते हैं। बट डायलॉग होने के लिए बोथ द पार्टीज हैव टू बी ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। आपके यहाँ पर क्या है, किसके साथ बैठे हैं, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है भाई। आप सोच के देखिए, शहबाज शरीफ गए यूएई में, वहां पर उन्होंने लाइव टीवी में बोला कि हमने जंगे देख लिया, हमने अपनी गलती महसूस कर ली है। डिड ही से दैट? अगले दिन आपके यहां से स्टेटमेंट आता है, नहीं नहीं जब तक 370 नहीं होगा तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। दैट मीन्स टू डिपार्टमेंट्स, एक प्राइम मिनिस्टर इज अ रिस्पॉन्सिबल सीट, उसकी एक बोलने की एक वैल्यू है, लेकिन उसको नलिफाई करने के लिए दूसरा डिपार्टमेंट बोलता है नहीं ये बात सही नहीं है, इट शुड नॉट बी टेकन लाइक दिस। हाउ टू टॉक?
हाउ टू सिट, कैसे बैठकर बात करें और चीजों को रिजॉल्व करें। आई डोंट अंडरस्टैंड। और यही चीज मोदी जी ने 2019 में भी बोली थी, भाई इस कंट्री में बैठकर बात करें तो करें किसके साथ? आईएसआई के साथ बात करें, आर्मी चीफ के साथ बात करें, प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करें, इनकी कैबिनेट के साथ बात करें, टेररिस्ट से बात करें, किससे करें? सर आर्मी देयर चीफ इज से, नॉट आर्मी चीफ, मैं तो सबसे ओके। कहती हूँ आर्मी चीफ सर, सिंपल, हमारे यहाँ तो आर्मी चीफ से ही बात की जाती है। आरसू जी, Kamal Javed Bajwa, he wanted to have a dialogue with India. Imran Khan refused. After all, Imran Khan is the boss officially. Unofficially, it is the army chief. We understand that. It is not कि हिंदुस्तान को समझ नहीं आती। एंड अगर अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट के साथ हिंदुस्तान अच्छे रिलेशन रख सकता है, why not with Pakistan? You tell me one thing. What is it that stops us? हमें क्या चीज रोक रही है कि हम हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान के साथ डायलॉग भी करने के लिए वी आर नॉट रेडी? देयर मस्ट बी सम इश्यूज, देयर मस्ट बी सम रीजन। क्योंकि हमने डायलॉग करके बहुत बार ट्राई कर लिया, बहुत मौके दे लिए, एंड वी हैव वेस्टेड अवर टाइम। बिलीव मी, हमने बहुत टाइम जाया किया है सिर्फ इसलिए कि इनसे पीछे छूटे, पाकिस्तान से हमारे मसले खत्म हो और हम तरक्की की तरफ चले। बाद में हमने, हिंदुस्तान ने सोच लिया फिर इनफ इज इनफ, इनको भाड़ में जाने दो, ये जो करते हैं करने दो, हम तरक्की की तरफ चलते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन। अब ओनर्स जो है मींस अब पाकिस्तान की तरफ से है कि उनकी तरफ से पहल हो कि भी हम बात करना चाहते हैं। अभी भी मोदी जी ने जापान में G7 में जाके क्या बोला था कि वी आर रेडी टू हैव अ डायलॉग, बट टेररिज्म खत्म होना चाहिए। ये क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन है, हमारे यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस आती हैं, इसको बंद कीजिए, लेट्स सिट एंड टॉक। आपके यहाँ से स्टेटमेंट आ गया, वी आर नॉट रेडी टू टॉक विद इंडिया टिल 370 इज डन। 370 इज हिस्ट्री, ये कभी होगा ही नहीं। दैट मीन्स 370 हम वापस लेंगे नहीं, आप हमारे से बात नहीं करेंगे। That means you have no interest of talking to India, बजाय कि India has no interest talking to you. I think it is both ways. सर मेरा ख्याल है कि जिस वक्त पाकिस्तान की कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी बता भाई एजेंसीज वगैरह जिस वक्त चाहेंगी, या जिस वक्त इनको अमेरिका से कहा जाएगा या सऊदीया से कहा जाएगा कि आपने टर्म्स बेहतर करने, जो कि गल्फ कंट्रीज कह भी रही हैं, कुछ लोग यहाँ पे आए थे बात की है, तो उस वक्त ये 370 वगैरह सब भूल जाएंगे और फिर कहेंगे चलो ठीक है बैठते हैं कुछ खाते हैं। तो लेकिन ये कि जाहिर है कि पाकिस्तान में जो कुछ बात की जाती है या जो एक्शन किया जाता है खासतौर पे इंडिया से डायलॉग की, तो वो अमेरिका या गल्फ कंट्रीज की तरफ से ही इंस्ट्रक्शंस आई होती हैं, तभी इस किस्म की बात की जाती है। अपनी मर्जी से तो सर घर में ये लोग 2 बार सालन नहीं ले सकते, तो अब क्या बात कर रहे हैं आप, तो वो क्या कर आरजू जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, किसी से बात करने के लिए भी आपके कंट्री ने अपने आप को इतना मजबूर क्यों बना दिया है कि किसी की परमिशन चाहिए आपको? सर जब आप काम नहीं करेंगे, आप किसी से लोन लेके अपना घर चलाएंगे, तो आपको उसकी सुननी पड़ेगी जो आपका घर चलाने के लिए आपको पैसे दे रहा है। जिस दिन खुद काम करने लगेंगे, फैक्ट्रीज अपनी ओपन करेंगे, ट्रेड ओपन करेंगे, खुद अपनी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट करेंगे, तो फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट हो जाएगी। वरना कभी दुनिया में आपने सुना है सर के आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए भी आपको अमेरिका से पूछना पड़े कि यार इनमें से किसको बनाना है? ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ होता है ना। आरजू जी, आपने पैसे लिए सऊदी से, वैसे तो आपने सारी दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं जिससे पैसे ना लिए हो। मुझे लगता है आपने इंडिया से तो आपने मांगे नहीं, नाक कम होती है आपकी, अदरवाइज तो हमारे से भी ले लेते, हम दे भी देते आपको। मुझे लगता है आपने तो नॉर्थ कोरिया से भी पैसे ले लिए होंगे। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको परमिशन लेनी पड़ती है कंट्रीज लाइक सऊदी, यूएई, अमेरिका, जिनसे आपने मेजरली पैसे लिए हुए थे इन द पास्ट। ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनके रिलेशनशिप्स इंडिया के साथ बहुत स्ट्रांग है। अगर वो चाहें तो ये कांटेक्ट एंड रिलेशनशिप रिवाइव हो सकता है, बट पाकिस्तान के अंदर भी वो विल नहीं है कि हम बैठे और बात करें। मुझे मालूम है 2-3 साल पहले एक बैक चैनल बहुत एफर्ट्स हुए थे यूएई की तरफ से कि इंडिया और पाकिस्तान की वहां मुलाकातें हुए, सीक्रेट मीटिंग्स की भी बातें आई थी कि शायद
बाजवा साहब, और इंडिया से शायद हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब वहाँ पे गए हैं, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। ये सुना था बट इट वाज़ अनऑफिशियल। क्या सच्चाई है आई डू नॉट नो, बट यूएई वाज़ ट्राइंग कि ये डायलॉग्स हों। इमरान खान ने बोल दिया, बिल्कुल भी नहीं होगा। आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। क्यों? उनका वोटर बेस खराब हो रहा था। एंड शायद बाजवा साहब ने उसका इतराज़ भी किया था कि भई जब एक एक चीज़ की ज़रूरत है, व्हाई नॉट डू इट? बट द प्राइम मिनिस्टर रिफ्यूज्ड। सो नहीं जब सर, ऐसी चीज़ें होंगी। सर आई डोंट थिंक वोटर बैंक खराब हो रहा था, बिकॉज मोस्टली पब्लिक जो है पाकिस्तान में उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इंडिया से बात हो रही है या नहीं हो रही, इसलिए कि वो जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि दिन रात उनको यूटिलिटी बिल्स देने हैं, रेंट देना है, बच्चों की स्कूल फीस देनी है, जिस प्रॉब्लम में एक आम सिटीजन पाकिस्तान का है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फर्क उनको पड़ता है सर जिनकी दुकानें हैं, वो बंद हो जाएंगी ना। आप लोगों से अगर बातचीत हो गई तो फिर वो जो डिफेंस बजट जाता है, वो जो बार बार हथियारों के लिए, कभी किसी चीज के लिए बताया जाता है कि भारत हमारा दुश्मन है, तो फिर ये कैसे कहेंगे भारत हमारा दुश्मन है? क्योंकि देखिए हमने तो आपने भारत से बातचीत कर ली। देखिए आपने बोला कि आम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। लुक, उनको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज़ यू आर द चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अभी रेटिंग आई है कि पाकिस्तान इज़ द चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और मैंने अपने ट्विटर पे डाला भी है मैंने कि भई आपके यहाँ पे ना तो बिजली मिलती है, ना पानी मिलता है, ना गैस आती है, ना तेल मिलता है, ठीक है? मगर ना बिल आता है स्कूलिंग है। सर, बिल सब आते हैं, बिल सारे आते हैं, और ऐसे ऐसे बिल आते हैं कि मैंने लास्ट ईयर मैंने अपने बिजली का बिल लगाया था, इलेक्ट्रिसिटी का, तो लोग कह रहे थे कि पूरे साल का ही है, वो एक मंथ का था। तो सर ऐसा नहीं है। नहीं, बिजली बिजली आएगी तो बिल आएगा, ना गैस आती है आपके। अभी मैं किसी का शो देख रहा था, तो ही वाज़ सेइंग कि भई हमारे यहाँ पे गैस खाना बनाने जाओ तो गैस नहीं होती हमारे यहाँ पर, बिजली तो बिजली नहीं आती, लोड शेडिंग का इतना बुरा हाल है। तभी तो चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। भी जब आप खर्चा ही नहीं करोगे, स्कूल आपके पास नहीं है यहाँ पर, दवाइयों के पैसे नहीं, दवाइयाँ ही नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, भई द एक इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है। सो लुक, व्हेन द कंट्री इज गोइंग लाइक दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप बुरी हालत में होते हैं, यू हैव टू क्रिएट गुड रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज। अब आपको शायद अकल आनी शुरू हुई है। ईरान से आपने रिलेशनशिप्स ठीक करने की कोशिश करी है, जिनके साथ मसले बहुत पुराने हैं आपके। अफगानिस्तान के साथ बैठने को आप तैयार हो, अब तो ये हालत हो गई है, अफगानी आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है। यू वॉन्ट टू सिट विद देम, दे आर नॉट रेडी टू सिट विद यू। भाई, आपका पांचवा सूबा था वो, सर और उनको आपके समझ आ गई ना, टाइम बहुत लगा उनको। पठान है ना, समझ देर में आती है उनको। अब पता लगा कि हम गेम कर रहे थे उनके साथ, हम पैसे उधर से अमेरिका से पकड़ रहे थे और यहाँ साथ उनका दे रहे थे। उसके बाद यहाँ से अमेरिका को जगह भी दे रहे थे कि ड्रोन ले जाके वहां पे अटैक करें। तो उनको अब समझ आ गई है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं तो अब इनके साथ नहीं बैठना बेटर है। मगर हमें भी सर मैं समझ आपको आ गई दावत है। देती हूँ, सर मैं पर्सनली आपको दावत देती हूँ कि आप पाकिस्तान आइए। और जो आप कह रहे हैं कि जितनी आपने चीजें बताई कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तो वो मैं आपको एक बार पाकिस्तान में घुमाती हूँ और आप देखिए यहाँ पर उतनी बुरी हालत नहीं है सर, जितना जितना कि मीडिया में हाइप क्रिएट की जाती है। हाँ, गैस वगैरह जो है वो सर्दियों में, क्योंकि लोग हीटिंग सिस्टम भी गैस पे रख लेते हैं, कम हो जाती। पॉपुलेशन जो है जाहिर है इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसको जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जिसपे हमारे मुल्ला बात ही नहीं करने देते कि नहीं जी ये तो अल्लाह की देन है। तो मगर बाकी चीजें भी तो अल्लाह की देन है, वो कोई भी गवर्नमेंट आए वो नहीं दे सकती। ना एजुकेशन दे सकती है, ना खाना दे सकती है, ना कोई और मेडिकल एड दे सकती है। जिस तरह से यहाँ पे एक खौफनाक तरीके से हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो भी एक इशू है। लेकिन एक चीज और है, वो ये कि इंडिया में गवर्नमेंट अमीर है, पब्लिक के पास शायद इतना पैसा ना हो। पाकिस्तान में उल्टा है सर, पब्लिक जो है ना वो आपको काफी ऐसी मिलेगी जिसके पास पैसा है, गवर्नमेंट के खजाने खाली हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट बेचारी जो है ना वो कुछ कर नहीं पाती। ये डिफरेंस है। टैक्स हमारे यहाँ नहीं देते लोग, टैक्स बचाते हैं, कई तरह से चोरियां करते हैं जो टैक्स दे सकते हैं वो। तो ये सारी चीजें जब तक ये नहीं करेंगे ठीक, तो यही हालत रहेगी। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, आपने बोला कि शायद गवर्नमेंट अमीर है, लोगों के पास पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर एक चीज अच्छी हुई है कि राइट फ्रॉम 1947 हमने रिफॉर्म्स का रास्ता पकड़ा। रिफॉर्म्स के अंदर था कि हम नीचे के लोगों से लेके ऊपर तक हम पूरे रिफॉर्म्स करें। लैंड रिफॉर्म्स हैं हमारे, डेवलपमेंट रिफॉर्म्स हैं, हमने पढ़ाई लिखाई के ऊपर, क्योंकि इन हिंदू कल्चर, इंडिया कुछ भी कहें 85-90% यहाँ पे हिंदूज रहते हैं। एक कल्चर है हमारा, हिंदू कल्चर है, इसके अंदर हमेशा ही पढ़ाई लिखाई के ऊपर जोर दिया जाता है।
हमारे फ्यूचर के ऊपर जोर दिया जाता है। हम आगे अपने बच्चों के फ्यूचर का भी सोचते हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचते हैं, कम्युनिटी, सोसाइटी एंड कंट्री के बारे में। ये हमारे अंदर बचपन से भर के रखा हुआ है। सो एक जो फैमिलीज हैं यहाँ पर, बिकॉज ऑफ दिस रिफॉर्म्स, उससे क्या हुआ कि द पावर वाज विद द गवर्नमेंट आल्सो एंड विद पीपल आल्सो। आपके यहाँ पर पावर रही सिर्फ एक सेंट्रिक, व्हिच वाज ओनली विद द आर्मी। जो आर्मी की भाषा बोलता था, उसी को पावर भी मिलती थी और पैसे भी मिलते थे। वो कहता था तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, होता है ना एक चीज। तो आपके वहां पर ये चीज रही कि तू भी लूट, मैं भी लूट रहा हूँ। सो लेट्स ओपन द डोर्स फॉर बोथ ऑफ अस। बट इन इंडिया इट वाज ऑपोजिट। हमारे यहाँ पे क्या था कि हमने लोगों का भी ध्यान रखा। आरजू जी, आपको हैरानी होगी कि आज हिंदुस्तान के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोने का भंडार वो है, रिजर्व्स है। नॉट विद द गवर्नमेंट बट विद द पीपल। एक सर्वे हुआ था कि अगर पूरे दुनिया का सोना हम कैलकुलेट करें, शायद मोर देन 50 to 60% इंडिया के पास है। और शायद 20-25 हजार टन लोगों के पास सोना है यहाँ पर। विच इज विच एंड अगर हम मंदिरों में जो हमारे यहाँ सोना चढ़ाया जाता है, उसकी काउंटिंग करनी शुरू कर दें, इट इज माइंड बॉगलिंग। सो ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। पीपल आर मच हैप्पियर देन बिफोर। और मोदी जी ने जितनी गरीबी के अभी जो आंकड़े भी आए हैं कि जो गरीबी की जो एक बोलते हैं हम लोग गरीबी की रेखा, उससे नीचे जो लोग थे, उसको ऊपर जितना मोदी जी ने काम किया उसको ऊपर लेके आने में, कि उनको गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया, इट इज अ रिमार्केबल वर्क। बिल्कुल ऐसे ही सर। लेकिन पाकिस्तान में तो सर वो मिडिल क्लास जो हुआ करती थी वो तकरीबन खत्म हो गई है। अब सिर्फ लोअर क्लास है या अपर क्लास है। वो मिडिल क्लास जो होती थी ना, वो मेरे जैसे लोग, मतलब सर मैं 20th तक ना हर महीने की तो गरीबी की रेखा से ऊपर रहती हूँ, और 20th के बाद गरीबी की रेखा से नीचे। क्योंकि मेरे पास पैसे खत्म हो जाते हैं, मैं सब खा पी के बराबर कर देती हूँ, तो फिर मैं 10 दिन गरीबी की रेखा के नीचे गुजारती हूँ, उसके बाद फिर ऊपर आ जाती हूँ। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लगता है विषय आपसे बात करके, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आरजू जी, बहुत अच्छा लगता है आपके पास शो पे आकर, एंड इट इज ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।